तो जरा इमेजिन कीजिए, एक बेहद घना, डरावना और सुनसान जंगल, और उसके बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है एक बहुत ही पुराना सा डाकघर। अब महेश नाम का एक नया डाक बाबू अपने कंधे पर बैग टांगे, हाथ में नियुक्ति पत्र लिए इसी अनजान जंगली रास्ते से गुजरते हुए वहां पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसका स्वागत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक अजीबोगरीब सन्नाटे और खौफ ने किया। सोचिए, उसका अपना सहायक राजू सूरज ढलते ही वहां से भागने की जिद करने लगता है। मतलब वो साफ कह देता है कि यार, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, लेकिन मैं रात में इस डाकघर में एक पल भी नहीं रुकने वाला। ये एक ऐसी शुरुआत है ना, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जो सिर्फ खौफ नहीं, बल्कि धोखे और एक बहुत ही दर्दनाक अधूरे सपने की दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। गांव वालों के बीच एक बात बहुत मशहूर है, बल्कि कह लीजिए कि ये खौफनाक सच है कि जो भी नया डाक बाबू यहाँ आता है ना, वो या तो रात को रुकता ही नहीं, और अगर गलती से रुक भी गया तो अगले दिन सुबह होते ही दुम दबाकर भाग जाता है। जब महेश अगली सुबह गांव के चाय वाले के पास पहुंचता है, तो उसे सीधे सीधे यही चेतावनी मिलती है। अब जरा सोच कर देखिए, एक सरकारी डाकघर जहाँ लोग काम करने आते हैं, वहाँ कोई एक रात से ज्यादा टिक क्यों नहीं पाता? हर एक कर्मचारी इस जगह से इतना खौफ खाकर क्यों भाग जाता है? ये कोई आम अफवाह नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसने पूरे गांव को बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आखिर उस डाकघर की पुरानी दीवारों के पीछे ऐसा क्या छिपा है जो इंसानी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है? अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है दो बिल्कुल अलग नजरियों का टकराव। एक तरफ है महेश का बिल्कुल तार्किक लॉजिकल दिमाग। वो रात में सियारों के रोने या कुत्तों के भौंकने की आवाजों को बस ये कहकर टाल देता है कि अरे जंगल है, यहाँ तो ऐसी आवाजें आना बहुत आम बात है। वो आराम से अपनी खिड़की बंद करता है और किताब पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है स्थानीय लोगों का वो कंपा देने वाला खौफ। राजू का बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग जाना, चाय वाले के चेहरे पर वो साफ दिखने वाला डर। लेकिन महेश का ये सारा लॉजिक तब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है जब उसे एकदम पास से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आती है, और उसके ठीक बाद साइकिल के पेडल और घंटी बजने की आवाज। मतलब खुद सोचिए, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच आधी रात को साइकिल कौन चलाएगा? यही वो पल है जहां सारा तर्क खत्म हो जाता है और असली खौफ की शुरुआत होती है। और बस यहीं से इस पूरी कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आ जाता है। एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो पूरी स्थिति को पलट कर रख देता है। अगर महेश अंदर है, तो बाहर आधी रात को चिट्ठियां कौन बांट रहा है? महेश, जो वहां का असली डाक बाबू है, वो तो बेचारा डर के मारे अपने कमरे में दुबका बैठा है। लेकिन उसी आधी रात को कोई और है जो अपना काम पूरी लगन से कर रहा है, एक रहस्यमयी साया जो साइकिल पर सवार है और गांव के कुछ खास चुनिंदा लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। और पता है वो क्या छोड़ रहा है? खौफनाक चिट्ठियां। ये कोई रैंडम भूतिया साया नहीं है, ये एक ऐसा डाकिया है जिसका एक बहुत ही स्पष्ट मकसद है। वो इन लोगों के सबसे गहरे काले राज जानता है और उन्हें आधी रात को बाहर बुला रहा है। अब अगर हम इस घटनाक्रम को देखें, तो ये किसी भी आम भूतिया कहानी से बहुत अलग है। ये लिटरली एक सोची समझी खूनी बदले की क्रोनोलॉजी है। देखिए कैसे। सबसे पहले विपुल को रात के 1 बजे पैसों का लालच देकर बरगद के पेड़ के पास बुलाया जाता है, और अगली ही सुबह उसकी लाश मिलती है। ऐसी लाश जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे बेरहमी से नोच खाया हो। फिर क्या होता है? बलदेव और उसकी पत्नी नूपुर की बारी आती है। उन्हें उनके छिपे हुए गुनाहों का पर्दाफाश करने की धमकी देकर ठीक उसी पेड़ के पास बुलाया जाता है। महेश अपनी ही आंखों के सामने उस साइकिल सवार को बिजली की रफ्तार से आते हुए देखता है, और अगले ही पल बलदेव और नूपुर का भी काम तमाम। ये कोई अंधाधुन हमला नहीं था, ये एक बहुत ही सटीक, गिना चुना और लक्षित प्रतिशोध था। इन लगातार होती मौतों के बाद गांव का जो मुखिया था, वो पूरी तरह टूट जाता है। और सच कहूं तो यहीं से हमारी इस कहानी का टोन एकदम बदल जाता है। अब वो खौफ, वो डर एक बहुत ही गहरी, दिल दहला देने वाली त्रासदी में बदल जाता है। डरा हुआ मुखिया आखिरकार महेश को उस खौफनाक इतिहास के बारे में बता ही देता है जिसे उन लोगों ने सालों से दबा कर रखा था। अब हमारा ध्यान उस डरावने भूत से हटकर सीधे आर्यमन पर आ जाता है। आर्यमन, जो इस गांव का सबसे पहला बहुत ही होनहार डाक बाबू था, और जिसका अंत इतना दर्दनाक और क्रूर था कि सुनकर किसी की भी आंखें भर आएं। ये विश्लेषण अब सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रहता, बल्कि एक बेकसूर इंसान के साथ हुए घोर अन्याय की कहानी बन जाता है। अगर हम इस पूरी त्रासदी की जड़ में जाएं, तो दो लोगों के बीच का एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ बेचारा आर्यमन था, उसके इरादे एकदम साफ और पवित्र थे। उसने दिन रात कड़ी मेहनत की, अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी विधवा माँ गायत्री को एक बड़ा और पक्का घर दे सके। वो बस अपनी माँ का सम्मान करना चाहता था यार। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ वो मुखिया है जिसके इरादे पूरी तरह से भ्रष्ट और काले थे। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लालच भरा था। वो आर्यमन की जीवन भर की गाढ़ी कमाई को हड़पना चाहता था और गांव में अपना सबसे अमीर होने का झूठा रुतबा कायम रखना चाहता था। असल में ये एक मासूम बेटे के सपने और एक इंसान के क्रूर लालच के बीच की लड़ाई थी। अब देखिए कि मुखिया ने कितने ठंडे दिमाग से इस क्रूर साजिश को अंजाम दिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उसने आर्यमन को वो बड़ा घर बेचने का झूठा सपना दिखाया। फिर बड़े ही आराम से आर्यमन से उसके जीवन भर की कमाई और जमीन के सारे पैसे ऐंठ लिए, और जैसे ही वो पैसे उसके हाथ में आए, उसने अपने गुंडों, वही विपुल और अपने दामाद बलदेव को इशारा कर दिया। उन लोगों ने बिना किसी रहम के आर्यमन के सिर पर जानलेवा वार किया।
और फिर इस घिनौने अपराध को छुपाने के लिए उन्होंने उसके शव को उसी बरगद के पेड़ के पास जंगल में फेंक दिया, ताकि सबको यही लगे कि उसे किसी खूंखार जानवर ने मार डाला है। मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक बेकसूर इंसान के भरोसे का कत्ल था। इन्होंने एक बेटे के खूबसूरत सपने को खून से रंग दिया था। और इस पूरी साजिश का जो सबसे बड़ा सबूत था वो था ये बयान। ये लाइन सीधे उस खत से आई है जो आर्यमन की आत्मा ने खुद महेश को सौंपा था। ये सब नाटक तो मैंने तेरी जमीन के पैसे और तेरी जमा पूंजी हड़पने के लिए किया था। जरा सोचिए, ये पंक्ति मुखिया की नीचता की बिल्कुल हद है। और सच कहूं तो यही वो असली कारण था जिसकी वजह से आर्यमन की आत्मा भटक रही थी। वो तब तक शांति से जा ही नहीं सकता था जब तक कि इस भयानक सच और इस क्रूर धोखे का पर्दाफाश पूरे गांव के सामने नहीं हो जाता। उसे न्याय चाहिए था। और अब हम कहानी के उस चरम पर आ गए हैं जहां असली न्याय होता है। महेश, जो अब तक डरा हुआ था, वो एक बहुत ही चतुर योजना बनाता है। वो मुखिया से जाकर कहता है कि उसने एक बड़े तांत्रिक को बुलाया है जो आर्यमन की आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लेगा। मुखिया तो ये सुनकर खुश हो जाता है कि चलो अब वो हमेशा के लिए सुरक्षित है, और खुशी खुशी डाकघर पहुंच जाता है। लेकिन तब भी वही साइकिल की घंटी बजती है और आर्यमन की आत्मा साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाती है। अपनी मौत को एकदम सामने देखकर मुखिया खौफ के मारे कांपने लगता है और अपना सारा जुर्म वहीं उगल देता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि महेश ने वहां पहले से ही पुलिस कोतवाल को छिपा रखा था। पुलिस ने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया और इसके तुरंत बाद आर्यमन की आत्मा मुखिया को हवा में उठाती है और उसे बहुत ऊंचाई से नीचे पटक देती है। खेल खत्म। कर्मों का फल लिटरली हाथों हाथ मिल गया। जब ये सारा सच सामने आ जाता है, सारे अपराधियों को उनके किए की खौफनाक सजा मिल जाती है, तो अंत में हमारे सामने सिर्फ एक ही संख्या बचती है, और वो है एक। एक दुखी बुजुर्ग माँ, गायत्री। आर्यमन की मौत का सच साबित होने के बाद पुलिस और महेश की मदद से उस एक अकेली माँ को आखिरकार वो बड़ा और खूबसूरत घर मिल ही जाता है। जी हाँ, ये वही घर था जिसे दिलाने के लिए उसके बेटे ने अपनी जान तक दे दी थी। देखिए, बेटे को खोने का जो गहरा गम है वो तो उस माँ को ताउम्र रहेगा, लेकिन एक बेटे का अपनी माँ के लिए देखा हुआ वो सपना, वो आखिरकार पूरा हो जाता है। तो अपने इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। शुरुआत में जिस साइकिल की घंटी ने राजू, चाय वाले और खुद महेश की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसने पूरे गांव में मौत का खौफ पैदा कर दिया था, वो अंत में आकर कैसे बदल गई पता है? न्याय मिलने के बाद महेश को अब भी कभी कभी वो साइकिल की घंटी सुनाई देती है, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि अब वो घंटी किसी खौफ का नहीं बल्कि आर्यमन के आभार का प्रतीक बन चुकी है। वो एक ऐसी सुकून भरी आवाज बन गई है जो ये बताती है कि एक बेटे ने अपनी माँ से किया हुआ वादा आखिरकार निभा दिया। एक भूतिया कहानी कैसे इतने भावुक और संतोषजनक मोड़ पर आकर खत्म हो सकती है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। और ये एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाती है कि कभी कभी न्याय पाने के लिए इंसान या उसकी आत्मा को किस हद तक जाना पड़ता है।